हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग द्रव्यमान और भार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था द्रव्यमान को किलोग्राम और ग्राम में मापा जाता है और किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग द्रव्यमान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखिए बच्चों लोग, यहाँ पर एक बैट की आकृति बनाई गई है और उसके बगल में एक और दूसरी बैट की आकृति बनाई गई है। तो ये जो आकृति दिख रही है, एक बैट जो है आकार में बड़ी है और दूसरी जो है आकार में क्या है, छोटी है। और ये वस्तु है। और ये जो बैट है आप सब जानते हैं कि किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। और लकड़ी क्या है, पदार्थ है, यानी वस्तुएं जो होती है पदार्थ से बनी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो बैट है वो लकड़ी से बनी है। लकड़ी क्या है, पदार्थ है। तो आप देख सकते हैं कि ये बैट आकार में बड़ी है तो इसमें अधिक मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया गया रहेगा। और ये जो बैट है आकार में छोटी है तो इसमें कम मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया गया होगा। आप जानते हैं बच्चे लोग, जब कारपेंटर लकड़ी को काटता है तो उसमें बारीक बारीक आप लोग को लकड़ी के बुरादे दिखाई देते हैं। या जब आपके टीचर जो हैं ब्लैक बोर्ड पर डस्टर से रब करते हैं तो आपको चौक के बारीक बारीक पार्टिकल हवा में दिखाई देते हैं। तो जो चौक का बारीक बारीक जो पतला महीन बारीक कण होता है उसी से क्या होता है, चौक बना होता है। और जो लकड़ी का जो बारीक बारीक बुरादा होता है उसी के द्वारा क्या होती है, लकड़ी बनी होती है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो महीन कणों से बना होता है। ये जो सबसे महीन सबसे छोटा कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। यानी प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणुओं और अणुओं से बनता है, यानी एटम और मॉलिक्यूल से बनता है। तो किसी पदार्थ में इस परमाणुओं और अणुओं की जो मात्रा होती है उसको बताना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जैसे ये बैट देख रहे हैं तो इसमें अधिक मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया गया रहेगा। तो इसमें लकड़ी के परमाणुओं की मात्रा, परमाणुओं और अणुओं की मात्रा अधिक होगी। और जो लकड़ी में बैट में लकड़ी के अणुओं और परमाणुओं की मात्रा कम होगी। यानी इस बड़ी बैट का द्रव्यमान अधिक होगा और इसका द्रव्यमान कम होगा। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है यह बताना होता है। जैसे दूसरे एग्जांपल को देख लीजिए, यहाँ पे एक टायर है। तो आप जानते हो एक टायर क्या हो गई, वस्तु हो गई। अब टायर किससे बना होता है, रबर से बना होता है। तो टायर जो है वह एक वस्तु है और रबर जो है वो क्या है, पदार्थ है। तो ये टायर जो है आकार में अधिक बड़ा है तो इसमें अधिक मात्रा में रबर का प्रयोग किया गया रहेगा। और ये जो टायर है आकार में छोटा है तो इसमें कम मात्रा में रबर का प्रयोग किया गया रहेगा। यानी बड़े टायर का जो द्रव्यमान है छोटे टायर के द्रव्यमान से अधिक है। अब यहाँ पे आइए, आप देख रहे हो ये आकृति जो है एक गले के हार की है, नेकलेस की है। और उसके ठीक नीचे एक अंगूठी यानी रिंग है। तो ये दोनों क्या है, वस्तुएं हैं। अब ये जो नेकलेस है ये तो वस्तु हो गई। ये किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। तो जो सोना है, जो गोल्ड है, वह क्या है, पदार्थ है। और जो नेकलेस है वो क्या है, वस्तु है। अब देखिए जो रिंग दिखाई दे रही है, ये रिंग जो है, ये रिंग क्या है, एक वस्तु है। और ये किससे बनी है, सोने से, गोल्ड से। तो जो गोल्ड है, जो सोना है, वो क्या हो गई, पदार्थ हो गई। तो गले के जो हार है या जो नेकलेस है इसमें सोने की मात्रा अधिक है, यानी इसमें पदार्थ की मात्रा अधिक है। तो ये इसका जो द्रव्यमान है अधिक होगा, किसके अपेक्षा, इस अंगूठी की अपेक्षा। एक और नीचे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एक गोनी है, उसमें 10 किलोग्राम चावल भरा हुआ है। और ये दूसरी गोनी है, उसमें 5 किलोग्राम चावल भरा हुआ है। तो इसमें अधिक मात्रा में चावल भरा गया है तो इसका जो द्रव्यमान है यह क्या होगा, अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, 5 किलोग्राम चावल की अपेक्षा अधिक होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं पदार्थ से बनती हैं। तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है वह बताना ही द्रव्यमान कहलाता है। जैसे बड़ी बैट है तो इसमें लकड़ी की मात्रा क्या है, अगर लकड़ी की मात्रा अधिक होगी तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा। या इस छोटे बैट में लकड़ी की मात्रा कम है तो इसका द्रव्यमान
कम होगा। जैसे टायर है, इसमें रबर की मात्रा अधिक है तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा। यानी किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताना ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। यानी वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी स्थित है वह उसका द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप होता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। तो बच्चों आप लोग समझ गए कि वस्तुएं जो होती हैं पदार्थ से बनी होती हैं, और ये जो वस्तु वो पदार्थ जो होता है वह किससे बना होता है? अणुओं और परमाणुओं से बना होता है। तो उन अणुओं परमाणुओं की जो मात्रा बताना ही क्या कहलाता है? मास कहलाता है। अब ये जो पदार्थ जो वस्तुएं होती है, जैसे यहाँ पे देख लिए एक गोनी है, उसमें 10 किलो चावल भरा हुआ है, यानी इसका द्रव्यमान 10 किलो है। अब इस गोनी को अगर हम उठा के पृथ्वी के केंद्र में ले जाएंगे तो भी वहां पर उसका भार 10 किलो ही होगा। अब इसको उठा के मैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की उधर ले जाऊंगा तो भी उसका जो भार होगा 10 किलो होगा। अब जब इसको दक्षिणी पोल यानी साउथ पोल की तरफ लेके जाऊंगा तो भी इसका जो भार है वो इसका जो द्रव्यमान है 10 किलो होगा। अब इस गोनी को मैं अगर मून पे ले जाऊं, चंद्रमा पे ले जाऊं, तो भी जो इसका जो द्रव्यमान है वह मास जो है वह 10 किलो ही होगा। अब इसको मान लो अंतरिक्ष में ले गए हम लोग, तो भी अंतरिक्ष में भी ले जाएंगे तो इस गोनी का जो द्रव्यमान है, मास है, वह 10 केजी ही होगा। यानी कि जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हर स्थान पर एक समान होता है। उसको कहीं भी ले जाइए, किसी भी जगह ले जाइए, उसका जो द्रव्यमान होता है कभी भी द्रव्यमान बदलता नहीं, वह एक समान होता है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मास यानी कि जो द्रव्यमान एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों अब हम लोग द्रव्यमान की परिभाषा देख लेते हैं कि द्रव्यमान का डेफिनेशन क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि आप लोग समझ गए होगे कि किसी वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, और इसकी जो इकाई है ग्राम या किलोग्राम है, और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को द्रव्यमान समझ में आ गया होगा। अब हम लोग भार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग ने तो सुना ही होगा कि जब एक बार न्यूटन जो थे वह किसी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और जब वे बैठे हुए थे तब अचानक एक सेब जो है टूट करके उनके सर पर गिर गया। तो उन्हें विचार आया कि ये ध्यान आया कि जो सेब है टूट के नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उन्हें काफी अध्ययन किया, काफी उस पर रिसर्च किया, और बाद में उन्होंने बताया कि दुनिया के सामने यह सिद्धांत लाया कि पृथ्वी में एक बल होता है जो हर वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। इसे उन्होंने उसको गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया। यानी पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसा बल होता है जो हर वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। तो वस्तु पर जितना बल पृथ्वी लगाकर अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वेट लिफ्टर है, वह वेट को उठा रहा है। अब जब वो वेट को ऊपर उठा रहा है तो जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वह नीचे की ओर उसको खींच रही है। तो पृथ्वी नीचे की ओर बल लगाकर के लिए उसको खींच रही है। तो इस वेट पर जितना बल पृथ्वी लगा रही है वह क्या कहलाएगा? उसका भार कहलाएगा। यहाँ पे देख लिए मैंने बताया था कि 10 किलो का जो क्या है? चावल है। अब इस 10 किलो के चावल को जो गोनी है उसको जो एक बालक जो है उठाने का प्रयास कर रहा है। तो इस गोनी पर क्या है? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके इसको नीचे की ओर खींच रही है, और ये जो बालक है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो इस गोनी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है अर्थ के द्वारा, वो क्या कहलाएगी? भार कहलाएगी। यानी भार और वेट क्या है? किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर पृथ्वी जितना बल लगा करके अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग वेट या भार कहते हैं। हर ऑब्जेक्ट पर, हर वस्तु पर पृथ्वी क्या करती है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, और जो कि नीचे की ओर होता है। यानी पृथ्वी द्वारा हर वस्तु पर बल लगाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बताया था ये गोनी है 10 किलो की है। अब इस 10 किलो गोनी का जो द्रव्यमान है 10 किलो हो गया। अब इसको उठा के अगर मैं पृथ्वी के
केंद्र पे सेंटर में ले जाऊंगा तो इसका जो भार होगा वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान तो 10 किलो है लेकिन इसका जो वेट है, इसका जो भार है वो जीरो हो जाएगा। जब इस गोनी को उठा के मैं धीरे धीरे नॉर्थ की ओर जाऊंगा, नॉर्थ पोल के पर, तो इसका वेट जो इसका वेट है वह धीरे धीरे बढ़ेगा। वैसे अगर मैं साउथ पोल की तरफ भी जाऊंगा तो इसका जो भार है वो बढ़ेगा। यानी पृथ्वी के हर स्थान पे इसका जो भार है, वेट है, अलग अलग हो रहा है। मान लीजिए कि इस गोनी को हम लेकर के चंद्रमा पे जाएंगे तो इसका जो भार है, वेट है, वहां पे और भी कम हो जाएगा। यानी जितना भार उसका पृथ्वी पे था उससे कम हो कहां पे हो जाएगा, चंद्रमा पे हो जाएगा। और इसी गोनी को अगर हम लोग अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो अंतरिक्ष में जब लेके जाएंगे तो भी उसका वहां पे जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी भार क्या है, भार जो है हर स्थान पर अलग अलग होता है। पृथ्वी पे भी अगर हम लोग जब सेंटर में जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र पे जाएंगे तो उसका भार अलग होता है। उत्तरी ध्रुव पर उसका भार अलग होता है, दक्षिणी ध्रुव पे उसका भार अलग हो जाता है, चंद्रमा पे उसका भार अलग हो जाएगा, मार्स पे उसका भार अलग हो जाएगा, अंतरिक्ष पे उसका भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो भार क्या हुआ, भार क्या चीज है, यानी पृथ्वी जब किसी पिंड पर बल लगा के अपनी ओर उसको खींचती है तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। अब देखिए वस्तु का भार कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे, वो सीख लेते हैं। जैसे देखिए कि एक गोनी है, इसका जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, तो इस 10 किलोग्राम के गोनी पर कितना भार लग रहा है पृथ्वी का, इसका भार कितना है, इसको भार ज्ञात करना है। यानी इस 10 किलो के गोनी का भार ज्ञात करना है। तो भार ज्ञात करने के लिए हमें मास यानी द्रव्यमान का जो गुणा होता है वह गुरुत्वाकर्षण में करना पड़ता है। यानी W इज इक्वल टू एम इंटू जी। W यानी क्या गया, वेट, वेट यानी कि भार, m द्रव्यमान और g मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर देख रहे हैं मास कितना है, 10 kg है, तो मास के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इंटू, अब पृथ्वी कितना ग्रेविटी लगाती है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, 9.81। तो कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 9.8 लेंगे। अब आप देखते हो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 10 है, तो डेसिमल हट जाएगा तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 98। 98 क्या, इसको किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में इसको मेजर करेंगे। तो इसका जो भार हो गया, इस 10 किलो बोरी का जो भार हो गया वो 98 न्यूटन हो गया। आप सभी जानते हो कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वह पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होती है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो भार है वह क्या है, 6 न्यूटन है। यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वह 6 न्यूटन है, तो वह चंद्रमा पे उसका भार क्या होगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 होता है। तो यहां पर उसका भार कितना है, 98 न्यूटन है। तो इसको अगर हम लोग चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका 1/6 हो जाएगा, यानी कि 98 इंटू 1/6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा लगभग 16.33, यानी 16.33 न्यूटन। तो देखा आपने, ये जो 10 किलो की जो गोनी थी उसका जो भार था पृथ्वी पे 98 न्यूटन लग रहा है, यानी 98 न्यूटन है। और वही गोनी जब हम इसको मून पर ले जा रहे हैं तो उसका भार 16.33 न्यूटन हो जा रहा है। अब मान लीजिए कि इसी 10 किलो के गोनी को हम लोग अंतरिक्ष पे ले जाएंगे तो वहां पे उसका भार क्या होगा। तो भार ज्ञात करने का सूत्र पता ही हो गया आप लोगों को, जो वेट है, वेट कितना है, 10 किलो है, तो 10 का गुणा करेंगे। और वहां पर जो अंतरिक्ष है, वहां पर अंतरिक्ष पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 0 होता है, तो 10 इंटू 0, यानी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो 10 इंटू 0। किसी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट होता है, गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो वहां पे कितना भार आ गया, 0 न्यूटन। यानी देख लिया आपने, उस 10 किलो ये चावल का जो भार है पृथ्वी पर वो 98 न्यूटन है, और उसी 10 किलो का जो भार है चंद्रमा पे 16.33 न्यूटन है, और वही भार जो है अंतरिक्ष में वो 0 न्यूटन है।
अब आप अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है। यदि आपने कभी देखा होगा यूट्यूब में किसी अन्य वीडियो में कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वे हवा में फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अंतरिक्ष यान में या अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री वो उड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं, हर चीज उड़ते हुए क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहां पर जो भार होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसलिए वहां पर अंतरिक्ष में हर वस्तु तैरती है, क्योंकि वहां पे किसी वस्तु का भार होता ही नहीं, शून्य हो जाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट हो गया, वो जो हो गए, वो लोग अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को अब समझ में आ गया कि भार क्या होता है। भार क्या है, यानी किसी वस्तु पर, किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब सदिश राशि क्यों है, मैंने आप लोगों को समझाया था सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें बल लग रहा है, और बल क्या है, फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए भार भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो बच्चों, आप लोग वेट को समझ लिए और भार यानी वेट को भी समझ लिए, और द्रव्यमान और मास को भी समझ लिए। तो इसमें अंतर क्या है, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में समाविष्ट पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान अर्थात किसी वस्तु में समाविष्ट पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और किसी पिंड पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसे उसका भार कहते हैं। और जो द्रव्यमान होता है हर स्थान पे क्या होता है, समान होता है, और जो भार होता है हर स्थान पर अलग अलग होता है। जो द्रव्यमान है कहीं पे जाओ उसका मान जीरो नहीं हो सकता, द्रव्यमान जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन भार जो है जीरो हो सकता है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, और भार जो एक सदिश राशि है। तो विद्यार्थियों, आप लोग भार और द्रव्यमान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को भार और द्रव्यमान यानी मास और वेट के बीच में डिफरेंट यानी अंतर स्पष्ट करना है। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।